अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। आगाज में सबसे पहले आपको अच्छी खबर दें कि प्राइम मिनिस्टर ने छोटी सनतों के लिए बिजली के टैरिफ को 50% रियायत के साथ देने का ऐलान किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलने वाली ये सब्सिडी 3 साल तक फ्राहम की जाएगी। इससे पहले हमें याद है कि पैंडेमिक बेस में जब नया बजट रिलीज हुआ, पास हुआ, उस वक्त वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ दिया था, जिसके बाद ये सवालात उठाए जा रहे थे कि सिर्फ एक सेक्टर को ही रिलीफ फ्राहम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मईशत का पहिया चलाने के लिए बाकी सेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का ये फैसला मईशत पर क्या मुस्बत नताइज मुरतब कर सकता है और बिलखुसूस इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितनी तरक्की मिल सकती है, इस पर हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे। दूसरा ये कि गुज़िश्ता रोज पंजाब की कैबिनेट में फिर से तब्दीलियां की गई, जिसमें अहम तब्दीली इत्तलात के महकमे में आई और फयाजुल हसन चौहान साहब को साबका विफाकी मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने रिप्लेस किया। एक तो ये एक अहम पॉइंट कि चौहान साहब इसी वजारत से एक बार नहीं 2 बार हाथ धो बैठे हैं। दूसरा ये कि फिरदौस साहिबा भी फेडरल की सतह पर अपने कलमदान को लेकर कुछ तनकीद की जद में रही थी। गो कि सबको मालूम तो नहीं था कि क्या वजह है उनसे ये महकमा वापस ले लिया गया, लेकिन बहरहाल अब तब्दीली तो हो गई, पर तब्दीली कितनी बेहतर साबित होगी या कितनी नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में कोरोना केसेस के बढ़ते हुए केसेस पर बात करेंगे कि इसके पेश नज़र जो लॉकडाउन का फैसला है, क्या उस पर गौर व फिक्र करने की हमें ज़रूरत है, क्या बर वक्त इक़दाम उठाकर लॉकडाउन की तरफ जाना मुनासिब रहेगा, वरना यह भी हो सकता है कि हम बहुत देरी ना कर लें। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब अख्तर साहब, NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपने वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार मुबशर बुखारी साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अनीका निसार साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आज एक बड़े फैसले के हवाले से कि छोटी सनतों को अब रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। उनको जो टैरिफ दिया जा रहा था, अब उसमें नवंबर के महीने के बाद 50% तक रियायत दी जाएगी। जिसके बाद कुछ वज़रा की जानिब से इस तरह की ट्वीट्स भी सामने आ रही हैं कि जैसे अगर एक यूनिट पर यूनिट 19 रुपये या 18 रुपये दिए जा रहे थे, तो वो अब 9 या 8 रुपये की, इस तरह से ये परसेंटेज जो है वो डिवाइड की जा रही है। लेकिन ये जिस किस्म का ऐलान सामने आया और जितना बड़ा रिलीफ इंडस्ट्रीज़ को दिया जा रहा है, छोटी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, क्या हमारे सनतकार अब खित्ते में दीगर ममालिक का मुकाबला कर सकेंगे? अगर हम कंपैरिजन में इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, चाइना को देखें, जहाँ पर अब तक बेहतरीन सब्सिडीज दी जाती रही हैं। नासिब अख्तर साहब, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि अगर ये रिलीफ मिल जाता है तो आने वाले दिनों में हमारा जो छोटा सनतकार है वो ग्रो करेगा? तो इतना बहुत देर की मेरे वहाँ आते आते यकीनी तौर से बहुत अच्छा फ़ैसला है ये, और इस फैसले से बहुत दूरस्थ नताइज होंगे, ख़ास तौर से SMEs के हवाले से। और स्मॉल इंडस्ट्री हमारी बैठ गई थी पूरी तरह इस हुकूमत के आने के बाद। फिर कोरोना के बाद तो उसका धड़न तख्ता हो गया था, कुछ भी बाकी नहीं, मतलब ऑर्डर्स हमें नहीं मिल रहे थे एक्सपोर्ट के लिए, और जो मिल चुके थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे थे। बिजली का मसला था, KE का अपना जो स्टाइल है हम कराची को बर्बाद करने का, वो मौजूद है और मौजूद था, वो बिजली मिलती नहीं थी। और साथ ही साथ ये भी कि बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो जो SMEs हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो गई थी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से रुपए की कीमत कम होने के बावजूद उनका सामान जो था बाहर वो बहुत महंगा जा रहा था। तो ज़ाहिर ऑर्डर्स भी कम हो गए, लेकिन फिर हालात बदले और कोरोना के बाद जो इंडिया और बांग्लादेश के हालात हुए, उसके वजह से हमें कुछ ऑर्डर्स मिलने लगे। आज जो फ़ैसला हुआ है, अगर ये वाकई 9 रुपये पर यूनिट है 18-19 से, तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आपको जो एक्सपोर्ट क्वालिटी आपकी है, एक्सपोर्ट का सामान है, वो आपको बनाने में आसानी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, और जो क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा आपका। लेकिन खुगर हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, आपकी दरामदी पॉलिसी क्या है? आपकी दरामदी पॉलिसी है नो दरामद। कल फैसलाबाद वाले रो रहे थे बैठे हुए, सर पकड़े हुए, कि हमें धागे की बरामद पर इतनी ड्यूटी लगा दी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये सूरत हाल है, आप माल मंगा नहीं रहे बाहर से, रॉ मटेरियल नहीं मंगा पा रहे आप, उस पर ड्यूटी है या मना है, 2 चीज़ें, या तो ड्यूटी लगा दी है आपने बहुत ज़्यादा, या आपने उसको रोका हुआ है, बंदिश की हुई है। इसलिए आप कहते हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो रहा है।
ख़त्म हो गया, हम सरप्लस पर चले गए। इसलिए गए ना कि आपने अपना घर जो है वो लॉक कर दिया, बिजली बंद कर दिए, गैस बंद कर दिए, रोटी एक वक्त खाना शुरू किया आपने, तो इसलिए तो पैसे बचे आपके पास। अब ये जो सूरत हाल है, अगर आप दरामद नहीं करेंगे रॉ मटेरियल की तो आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। अगर धागा आप दरामद नहीं करेंगे तो क्या प्रोडक्शन करेंगे आप बिजली की कीमत पर। और फिर ये भी कि बिजली किस तरह फराहम हो रही है, बिजली किस हद तक फराहम हो रही है, क्या बिजली फराहम हो रही है, क्या बिजली फराहम होगी, ये बहुत से सवाल आते हैं। और मेरे ख्याल एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होना चाहिए, दरामदी पॉलिसी को भी, टैक्सेस को भी देखते हुए, और साथ साथ रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे रेट्स देखते हुए, जो हम GST और सेल्स टैक्स लगाते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं वगैरह वगैरह, इन सबको देखते हुए एक बड़ा पैकेज आना चाहिए, किस्तों में नहीं आना चाहिए, एक बार आ जाए। देखिए एक मैं छोटी सी बात करूँगा कि हमने घबरा कर 2 रोज़ पहले ये ऐलान किया कि अब कोरोना आ रहा है और हम सब बंद कर देंगे, हमारा स्टॉक 1800 पॉइंट गिरा, और आज आपने कहा कोरोना नहीं, हम बंद नहीं करेंगे, तो स्टॉक हमारा 1400 इंक्रीज़ हुआ है। तो ये घबराहट में लानत भी ना किए जाएँ कोरोना के बारे में, ज़रा कल बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, बाय द वे आप इस फैसले को सराह रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी कि एक जरा तफसीली ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए ताकि किस्तों के साथ नहीं है बट एक मुफस्सिल किस्म का पैकेज मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए छोटे सनतकारों के लिए। योर टेक ऑन दिस कामरान। देखें, इसमें थोड़ी पहले वजाहत ज़रूरी है। एक तो ज़ाहिर है कि जो भी रिलीफ हो वो अच्छा रिलीफ है। बुनियादी तौर पर ये अगर आप जो इजाफी यूनिट्स जो आप इस्तेमाल करेगी इंडस्ट्री, उस पर रिलीफ है। एग्ज़ाम्पल उसकी ये है कि मसलन पिछले साल नवंबर में अगर किसी एक इंडस्ट्री ने 100 यूनिट सर्व की थी और इस साल नवंबर में अगर वो 125 यूनिट सर्व करते हैं, तो उन जो 25 इजाफी यूनिट्स हैं उनके ऊपर 50% SMEs को, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 25% रिलीफ है। तो ये वजाहत यहाँ पे ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं इन्होंने इसको वेलकम तो किया है, लेकिन ये सेंटिमेंट भी मौजूद है कि इससे कुछ सब्सटैंटिव फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहें जी कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी। ज़रूर एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बहुत बड़ी कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह भी ये है कि देखें, माजी में जब पीपल्स पार्टी का दौर था, आपको पता है कि उस वक्त बिजली जो है हमारे यहाँ तवानाई का बहुत बड़ा बहरान था, हमारी प्रोडक्शन कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पीक आवर का सिलसिला भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया कि डिस्करेज करना था लोगों को कि वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब क्या हुआ है कि सिस्टम के अंदर बिजली ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, लेकिन क्योंकि मुआहदे इस तरह के हैं कि आप आइडल कैपेसिटी की मद में बिजली जितनी प्रोड्यूस हो रही है आपको उतने पैसे पे करना पड़ते हैं। मेरे बहुत से जो एनर्जी के एक्सपर्ट हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को भी गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। अब लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि वो बिजली का इस्तेमाल कम करें, बल्कि आप इनकरेज करें लोगों को कि बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी आइडल कैपेसिटी है वो भी इस्तेमाल होगी और जो सर्कुलर डेट का जो मामला है उसको भी हल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। उसकी एक एग्जांपल वो ये देते हैं कि सर्दियों में आप इनकरेज करें लोगों को कि आप अगर जो लोग ज़्यादा यूनिट सर्व करेंगे इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करें गैस के बजाय, गैस तो वैसे ही नहीं है, तो हम आपको रिलीफ देंगे। तो इस जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस हैं इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें, वो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी बात की, जो आपकी एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस है उसके लिए सिर्फ एक ये स्टेप काफ़ी नहीं है। ओवर द ईयर्स हमारे बहुत से मसाइल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत से मसाइल रहे हैं। मसलन हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एक बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कंपैरिजन किया हमारा और वियतनाम का। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 15 सालों में वियतनाम के साथ अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बनी सिर्फ को 55%, लेकिन इस असना में 15 सालों में वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ी 8 गुना। और वो ये कहते हैं कि अगर तसव्वुर करें कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वियतनाम के ही जिस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ती तो आज हमारी एक्सपोर्ट्स जो 20-21 बिलियन डॉलर्स पे खड़ी हैं 118 बिलियन डॉलर्स होती। और अगर 118 बिलियन डॉलर्स होती तो ना आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत पड़ती, ना आपको जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती, और फिर आपकी जो फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल पॉलिसीज़ हो, उसके अंदर इंडिपेंडेंस नज़र आती। एक अच्छा स्टेप ज़रूर है, लेकिन आपने ओवरऑल इन्वायरमेंट भी देखना है, ओवरऑल सेंटिमेंट भी देखना है। ओवरऑल सेंटिमेंट इस गवर्नमेंट के बारे में ये है कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने सही संप में डाल दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर इनको वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है।
अनिका, आपने गुफ्तगू सुनी कामरान की, ग़ालिबन आप नासिर बेग तो चलें, अनिका भी हमारे साथ नहीं है, मैं बुखारी साहब आपके पास आऊँगी इन मज़ीद एनालिसिस के साथ। कामरान ने कहा कि कोई इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली नहीं आएगी तरक्की के हवाले से, लेकिन अगर वो 1/4 हिस्से की 1/4 पोर्शन की भी बात कर रहे हैं, उससे कुछ रिलीफ तो मिलेगा ना, जिससे हम कह सकें कि कुछ ना सही, बहुत ना सही तो कुछ सही। देखिए, बहुत अच्छा किया कामरान साहब ने, पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो कंसेशन दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, ये बिजली के इजाफी इस्तेमाल पे है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो हमारे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें स्मॉल इंडस्ट्री बिल्कुल क्रश हो चुकी है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो सर्वाइवल के बहाने ढूंढ रही है, तो ये छोटा सा स्टेप भी हमें एक शायद जाइंट लीप लग रहा है और लगना भी चाहिए। चलिए, ताज़ा हवा का एक छोटा सा झोंका ही सही, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री को इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक तो जो हाई कॉस्ट रेशो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा मार्केट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, तीसरा जो है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कैपिटल का है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। बहुत सारे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए भी कोई प्रॉपर लोन स्कीम नहीं आई। तो बहुत एक बिल्कुल नासिर भाई ने सही फरमाया कि एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है, लेकिन हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि ये आप पहला स्टेप समझिए, कम से कम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ़ायदा होगा। वही बात कि अगर पिछले नवंबर में 125 यूनिट यूज़ कर रहे थे, 100 परमिटेड थे और उसकी जो प्राइस पे कर रहे थे, अब अगर 125 या 150 करेंगे तो उन 25 या 50 यूनिट्स पे 25% या 50% कुछ अरसे के लिए कम पे करना पड़ेगी। तो ये भी एक छोटा सा रिलीफ ही है। मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ यानी कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ और कैपिटल मेंटेनेंस की तरफ इस पे गौर करना चाहिए, और एक्सपोर्ट डेफिनेटली कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को इसमें कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, उसके लिए एक बड़ी जामे पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ऐसे छोटे स्टेप को भी मेरा ख्याल है ऐसे सफोकेशन में जब होपलेसनेस प्रिवेल कर रही हो अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अनिका इज विद अस। अनिका हमारे साथ हैं। आई एम विद यू सर। जी अनिका, जिस तरह से भी बुखारी साहब ने बात की कि एक छोटे टाइम के लिए अगर ये अपॉर्चुनिटी दी भी जा रही है, मैं यहाँ पे कहूँगी छोटा टाइम नहीं, अगर खान साहब ने 3 साल की बात की तो हम इसे 36 महीने पर लेकर जा सकते हैं। अब वो क्वार्टरली भी अगर हम इसका मवाजना करना शुरू कर दें कि आप हर महीने इतना बचा सकते हैं, तो एक रिलीफ तो बड़ा सामने आ सकता है सेक्टर के लिए। देखिए, रिलीफ बड़ा एक कंपैरेटिव सा स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इट डजंट डिपेंड ओनली वन सॉर्ट ऑफ रिलीफ। हर चीज डिपेंड करती है कि आपका जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो किस हद तक इनकरेजिंग है, किस हद तक आपको आगे लेकर जाने में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मईशत एक बड़ी नाजुक सी चीज होती है, इस नाजुक सी चीज के अंदर जरा सा इम्बैलेंस कहीं भी आ जाए तो एवरीथिंग कोलैप्सेस। और मसला यहाँ भी यही होगा, अगर तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस रिलीफ के ऊपर बेसिस के ऊपर हम लोगों ने सोचा कि शायद हम लोग जो है वो चीजों वो बेहतरी की तरफ लेकर जा सकेंगे, तो इट वोंट बी सो। इसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके साथ साथ जो कंपेटिटिव करना है आपको अपनी मार्केट को, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। अल्टीमेटली घूम फिर कर बात ये आती है कि इट इज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ पॉलिसीज, और हम लोग यहाँ पॉलिसी की कंसिस्टेंसी देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो दिस रिलीफ कैन बी देयर, बट ये बड़ी रिलेटिव चीज होगी। तो मतलब ये कि हम लोग इसको जो देख रहे हैं एक पॉजिटिव पहलू में कि बहुत बड़ा एक सेक्टर में चेंज आ सकता है, वो इतना जल्दी फिर नहीं आ सकता। मैं सिर्फ आपका ऑप्शन क्लियर करके आगे बढ़ना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। जी जनरल साहब, ये देगा रिलीफ भी और सेक्टर को तरक्की भी, जो जितना भी छोटा हमारा सनतकार है जो ये पैंडेमिक के डेज में भी उसने बहुत कारोबारी नुकसान बर्दाश्त किया। जनरल साहब,
जनरल साहब, गालिबन आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस सेक्टर के हवाले से पहले कहा जा रहा था कि जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसके हवाले से जितने भी सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया था, लेकिन बाकियों को क्यों नहीं दिया जा रहा था। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर रिलीफ दे दिया गया तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि वो भी इजाफी जो अगर आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उस पर जाकर आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर यह पैदा होती है कि आने वाले दिनों में जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो उतना बिल जनरेट कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, तो क्या जो पिछला उनका नुकसान हुआ है वो उससे कंप्लीट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। जनरल साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, जैसे वो मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे उनका तज्जिया, उनका तबसरा इस पर मुकम्मल कर लेंगे। कल गुज़िश्ता होने वाली तब्दीली के हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हवाले से, पंजाब के वज़ीर इत्तलात, लेकिन अब वो नहीं रहे। ये उन्हें खुद को भी मालूम नहीं था कि उनका कलमदान उनसे वापस ले लिया गया है। सहाफ़ी ने जब उनसे गुफ्तगू की तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ऐसी कोई तब्दीली हुई है या नहीं हुई है। बहरहाल सवाल यहाँ पर है कि तब्दीली तो हो गई और ये कोई पहली तब्दीली नहीं है जो कि इत्तलात के महकमे में हो रही हो, खा वो सूबे का हो या फिर वफाक के हवाले से। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक बार फिर से काबीना का हिस्सा बनी है, पंजाब कैबिनेट में उनकी एक बार फिर से वापसी हुई है, लेकिन उनकी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की रिप्लेसमेंट फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, क्योंकि हमने देखा है दोनों ही अपने तुंदो तेज़ बयानात के हवाले से जब भी इत्तलात के महकमे में आते हैं खासी तनकीद की जद में रहते हैं। इस बार ये तब्दीली अगर फिर से रिप्लेसमेंट में इस तरह से सामने आती है तो क्या मुस्बत है? एनबीसी, आपको लगता है ये अच्छी तब्दीली है? अच्छा, मुझे तो कल भी बड़ा मज़ा आ रहा था। फ़याज़ुल हसन चौहान जो अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझते थे, उनको देखकर कि वो किस तरह परेशान थे, किस तरह मुझसे पूछा, उससे कहा गया कि आपको तो हटा दिया, तो वो एक्सप्रेशन मेरे दिल को लग गए। मेरा दिल बहुत दुखा वो देख करके, उनके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन थे, किस तरह वो, यानी अजीब सा हवन्नक अंदाज़, हवन्नक एक लफ्ज़ है उर्दू में, वो था कि मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, ये मुझे तो पता ही नहीं इस हुकूमत का खासा है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ़याज़ुल हसन चौहान तक आ जाए तो मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे हो गया। मैं पूछता हूँ, मैं देखता हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा प्राइम मिनिस्टर से मिली, बहुत अच्छी मुलाकात हुई और बाहर निकली तो उनसे कहा जी आप फारिग, इस्तीफ़ा दे दें आप। वो लड़ गई, उन्होंने हंगामा कर दिया, चीख पुकार शुरू हो गई, लेकिन ज़ाहिर है उनको फिर बरतरफ किया गया, इस्तीफ़ा नहीं हुआ उनका। वो क्यों हुआ पता ही नहीं। फ़याज़ुल हसन चौहान का तो बुज़दार को पता भी नहीं था। आई एम श्योर कामरान बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर, बुखारी साहब बता सकते हैं कि बेचारे बुज़दार तक को पता नहीं था हमारे इंतहाई नफीस आदमी को, जब चश्मा भी लगाने लगे कि उनका वज़ीर बदल गया। वो आज जब फिरदौस बीबी पहुंची वहाँ पर तो उनको ये मैं हूँ आपकी मामून खुसूसी इत्तलात की, तो उनको मालूम हुआ। अच्छा, बहुत सी बातें मैं नहीं समझता कि चौहान चिल्ला के बोलने में, गलत बोलने में किसी से नीचे थे, बहुत टॉप पे थे वो। उनका मिक्स अचार बड़ा मशहूर हुआ है और उनका मिक्स अचार बन गया आखिर में आकर। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तानी टेलीविज़न को उनको एक इंटरव्यू देना था और उस इंटरव्यू से बैकआउट कर गए वो। एक तो वो बड़ा मसला हुआ। दूसरा, एक इंटरव्यू में बैठे तो वहाँ उनको मतलब गिरा दिया गया, बहुत बुरी तरह गिराया गया उनको। दूसरा मसला ये हुआ। शायद तीसरा मसला ये हुआ कि मरियम औरंगज़ेब और मरियम, इनका जवाब देने के लिए ख़ातून चाहिए, और ख़ातून भी ऐसी जो वफाक में बड़ा बस काम कर चुकी है, तो इसलिए उनको लाया गया। तो ये 3-4 मसले लाहौर वाले दो बताएंगे कि असल मसला क्या है। लेकिन मुझे लगता यूँ है कि चौहान ने जो अभी कहा है कि जो रिपोर्ट हुआ है कि इस तब्दीली से भारत को बड़ी खुशी हुई है, तो अब फिर वो मसला आ जाएगा भारत नवाज़। तो भारत नवाज़ कौन हुआ? भारत को खुशी क्यों होगी? किस तरह खुशी होगी भारत को हमारे किसी इक़दाम से? कभी खुशी नहीं होगी। और ख़ासतौर चौहान को हटाने में तो क्यों खुशी होगी भारत को? लेकिन कल की जो हेडलाइंस थी इंडिया के चैनल्स की वो ये थी, पाक मिनिस्टर रिमूव्ड, पाक मिनिस्टर डिसमिस्ड, टेलिंग लाइज टू रिपब्लिक वगैरह वगैरह, ये सब हेडलाइन वहाँ चल रही थी। तो वहाँ भी एक चर्चा तो हुआ है इसका। लेकिन ये शख्सियात हैं, अफराद हैं, ये आते हैं शमशान बुखारी बेचारे इस जुर्म में निकल गए कि वो ऊंचा नहीं बोलते थे। नदीम अफजल चंद साहब कामरान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इस जुर्म में पीछे रह गए कि वो ऊंचा नहीं बोल सकते, उन्होंने इनकार कर दिया। तो जो ऊंचा बोलने वाला है वही आगे आएगा।
लेकिन ये कि आगे पीछे क्या हुआ है, क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था चौहान साहब जा रहे हैं, क्या चीफ मिनिस्टर को पता था चौहान साहब जा रहे हैं, कई मसाइल हैं इसके अंदर और बड़ी गुत्थी उलझ गई है, इसको सुलझाना पड़ेगा। आपने बहुत सारी शख्सियात के आगे क्या का क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या उन्हें पता था, अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि शायद फयाजुल हसन चौहान साहब को नहीं पता था। खैर, आपने एक सवाल ये भी कहा कि लाहौर वालों को जरा बेहतर पता होगा कि आखिर हुआ क्या वाकई मरियम औरंगजेब और अजमा बुखारी का मुकाबला करने के लिए उन्हें उतारा गया। बुखारी साहब बताइएगा, फिर ये अच्छी तब्दीली है अगर उनका मुकाबला करने के लिए भी उतारा गया उन्हें? तो देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं चौहान साहब के जाने में। कुछ का जिक्र नासिर भाई ने कर दिया, कुछ का मैं किए देता हूँ। देखिए, लाहौर के और पंजाब के मीडिया में, लाहौर का मैं इसलिए कहूँगा चूँकि ज़्यादातर मीडिया से टकराव उनका यहीं पे होता रहा। लाहौर के मीडिया में चौहान साहब कोई ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते थे। कि बुनियादी वजह एक तो उनका तिजाहिल आरिफाना मैं कह लेता हूँ, और दूसरा उनका जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस हद तक स्ट्रॉन्ग थी कि आपको टीवी चैनल्स को भी नशर करते हुए समटाइम्स प्रॉब्लम हुआ करती थी। आज का उनका जो ट्वीट है वो भी आप देख लें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में लिखा गया है। उसमें अगर मैं इजाज़त दें आप तो, एक तो उन्होंने कहा जी रॉ खुश हुई होगी, मिक्स अचार पार्टी खुश हुई होगी, नून लीग खुश हुई होगी, लेकिन मैं एहतसाब के मामले पे इन लोगों की मंजी ठोकता रहूँगा। अब दिस इज़ नॉट अ लैंग्वेज फॉर अ पॉलिटिशियन। चूँकि जो लीडरशिप होता है या गवर्नमेंट का जो स्पोक्समैन होता है, उसे कम से कम तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। एक रीज़न तो ये हुई। दूसरा, जो फयाज साहब के साथ ज़ाती तजर्बा भी है और बहुत सारे सहाफ़ियों को ये शिकायत है कि फयाज साहब ने कुछ पसंदीदा सहाफ़ी चुने हुए थे जिनके साथ वो बात किया करते थे और बाकियों को दूर रखा करते थे, जिस हवाले से खान साहब को भी काफ़ी शिकायत गई और दूसरे जो पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे उन शिकायत गई। और तीसरी बात नासिर भाई की बिल्कुल ठीक है, चूँकि हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है कि अगर मर्द किसी खातून के बारे में कोई अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स दे तो उस पर पूरी सोसाइटी उसके पीछे पड़ जाती है। चूँकि एक कल्चर जो डेवलप किया जा रहा है वो कुछ इस तरह है कि आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। मैं उस स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को नेस्टी लैंग्वेज समझता हूँ जिसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि कल्चर चल निकला है तो उसके लिए फिरदौस आशिक अवान साहबा को और उनको लाने की एक और रीज़न भी है, उनके स्ट्रॉन्ग जेस्चर्स के अलावा। मैंने कल के प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया, चूँकि उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा लाहौर में गुजारा है, यहीं से उन्होंने MBBS किया, यहीं के एक कॉलेज से, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया था। उनके रूट्स लाहौर में काफ़ी अच्छे हैं, वो शायद फयाज चौहान साहब से ज़्यादा बेटर डिलीवर कर पाएंगी। मतलब ये एक अच्छी तब्दीली हुई। अगर तो PMLN की खवातीन के मुकाबले में भी PTI ने अपना कार्ड खेला है तो भी बेस्ट है। वैसे तो मैं ज़रियाब इसका जवाब एक जालिब साहब का शेर याद आ रहा है, नासिर भाई सुन रहे हैं, जिधर जाएं वही कातिल मुकाबिल, ये सूरत कब न थी यह दिल मुकाबिल। एक कातिल गया एक कातिला आ गई, यानी मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वही है। ये PTI के लिए शायद ज़्यादा बेहतर साबित हो। ठीक है, जनरल साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। जनरल साहब, मैं पिछले सवाल का जवाब भी आपसे आखिर में लेती हूँ, फिलहाल इस सवाल की तरफ मैं आपकी तरफ आऊंगी कि कल जो तब्दीली हुई पंजाब कैबिनेट में कैसी लगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले कुछ दिनों से या कुछ वक्त से शिकायत मौजूद थी कि फयाजुल हसन चौहान ने बाज खातून एंकर्स हैं उनके साथ भी कुछ मसला पैदा किया, तो तलखी पैदा की। कुछ लाहौर में भी वो उन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे। लगता यूं है कि पार्टी को एहसास हुआ कि इनकी पॉपुलैरिटी कोई मीडिया में बन नहीं सकी, वो अपने आप को उस तरह एस्टेब्लिश नहीं कर सके जिस तरह के कॉर्डियल रिलेशनशिप के तहत आप करते हैं अपने आप को। लिहाजा एक तो ये इशू है। दूसरा, मेरा अपना अंदाजा है कि अगर मसलन आपने बदलना ही था इसको फयाजुल हसन चौहान को, तो कोई भी और शख्स किसी आप देख रहे थे कुछ ज्यादा महज़ब या ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकता हो, लेकिन फिर आप लेके आए मोहतरमा अपनी अवान को, जो हमारी फिरदौस आशिक अवान, तो उसमें लगता ये है कि फिरदौस आशिक अवान की भी बिहाइंड द सीन मनूवरिंग काफी की है, वो भागदौड़ करती रही हैं
कि उनको किसी न किसी जगह अकोमोडेट किया जाए, और वो पार्टी के लिए मेरा ख्याल है कि एक कंपल्शन भी बन गई, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि अगर फिरदौस आशिक अमान पार्टी से उखड़ जाएं और बाहर जाके अगर वो हरदा सराई पे आ जाएं तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है और वो बड़ी लीथल साबित हो सकती हैं। लिहाजा उन्होंने जो अब तक चुप साधी हुई थी उसको भी नर्चर करना जरूरी था। लिहाजा इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और परफॉर्मेंस भी इन्वॉल्व है फयाजुल हसन चौहान की, जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से उन्होंने किया, वरना तो फिरदौस आशिक अमान को जब आपने फेडरेशन से या फेडरल गवर्नमेंट से आपने फारिग किया तो उनका कोई तुक नहीं बनता था कि यहाँ लेके आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अकोमोडेट करना भी जरूरी था इनके लिए, ताकि एक तो जनरल साहब अभी आपने कहा ना कि चौहान साहब की परफॉर्मेंस खुद एक क्वेश्चन मार्क है, अगर उस क्वेश्चन मार्क के जवाब में फिरदौस साहिबा सामने आती हैं तो ये अच्छा जवाब है? नहीं, मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल जवाब है अपनी जरूरत के तहत डैमेज कंट्रोल के लिए, वरना तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई, क्योंकि बाज़ उनके भी जो फिरदौस आशिक अमान भी जो कमेंट्स वगैरह देती रही है, बाज़ वो भी बड़े तकलीफदेह हुआ करते रहे, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो उस लिहाज से उनको ला के रखा गया हो। ये यहाँ पे जो उनको दोबारा से एक रीस्टैब्लिश किया गया है वो मेरा ख्याल है उनकी पजीराई भी है कि उनको एक पोलिटिकली सेटिस्फाई करने की जरूरत थी। अनीका, फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी और फयाजुल हसन चौहान साहब भी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, दोनों एक से बढ़ के एक है। फयाजुल हसन चौहान साहब के बारे में जो बुखारी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा है ना कि उन्होंने अपने कुछ फेवरेट्स चूज कर लिए थे और बाकी सारों को इग्नोर कर देते, 100% सही बात है। और ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये बहुत सारे पीटीआई के मिनिस्टर्स हैं। पीटीआई एक ऐसी जमात जो कि मीडिया की वजह से खड़ी हुई, मीडिया का उनको इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाने में एक बहुत बड़ा किरदार रहा। अगर उनके जलसे, धरने और एहतजाज ना दिखाए जाते मीडिया पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से उभर कर सामने ही ना आ सकती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा ऐसे थे कि जैसे ही इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठे तो गर्दन में जो सरिया की बात किया करते थे पीएमएलएन के लिए, वो उनकी अपनी गर्दन उनके अंदर ट्रांसफर हो गया। इसके अंदर असद उमर साहब भी एक शख्सियत आप काउंट कर ले, फयाजुल हसन भी एक शख्सियत आप काउंट कर ले। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली अभी भी वैसे ही हैं जैसे इख्तिदार से पहले थे। फिरदौस आशिक अमान साहिबा से मेरी मुलाकात हुई थी जब इनके खिलाफ कुछ साजिश चल रही थी, जब ये विफाक के अंदर इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट को संभाल रही थी, यहाँ एसएपीएम थी। उस टाइम पर मैंने इनको कहा था कि फिरदौस साहिबा आपके बारे में जो कुछ साजिशें चल रही हैं, तो उन्होंने बड़े दबंग तरीके से मुझे कहा था कि करते हैं लोग, करते रहे, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो खैर वो उसी के कुछ दिनों बाद 2 हफ्ते बाद ये हुआ कि उनकी जो इंफॉर्मेशन इन फेडरल गवर्नमेंट उनके हाथ में था उसका कोलैप्स होता हुआ नजर आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने शिबली फराज साहब को आते हुए देखा। यहाँ उसके बाद से अब तक फिरदौस आशिक अमान साहिबा कुछ हलकों के अंदर, कुछ स्पेसिफिक हलकों के अंदर जा जाके अपनी सिफारिश करती रही हैं और मिन्नतें तरले भी करती रही हैं और दरखास्त भी करती रही हैं कि देखें मुझे लगाएं किसी सही जगह पर, इसके अलावा मुझे जो है वो कोई ऐसी कुर्सी दें जो कि मेरे स्टेचर को सूट करे। वैसे तो वो एमएनए नहीं बन सकी, इलेक्शंस नहीं जीत सकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनकी को बहुत ज्यादा इंग्रेस नहीं है, पार्टी के लोग उनको पर्सनली पसंद नहीं करते। मैं जिस भी पार्टी रहनुमा के साथ बैठती हूँ या इंटरेक्शन होता है तो वहां से कभी भी फिरदौस आशिक अमान साहिबा के बारे में तारीफ नहीं आती, लेकिन जिन मुख्तदर हलकों के अंदर जाके उन्होंने सिफारिश की तो अगर वहां बहुत इतने ही तकोदो कर रही होंगी वो तो यकीनन वो फिर जनरल साहब वाली बात है कि इस हुकूमत के लिए भी कंपल्जन बन गया होगा उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देना। फिर वो ऑब्वियसली फयाजुल हसन चौहान साहब जब खुद बन जाएंगे एक लायबिलिटी तो फिर उनके बदले में किसी को तो लाना पड़ेगा। फिर शमशान बुखारी साहब जैसा बंदा नहीं चल सकता, इसलिए क्योंकि वो बड़े पोलाइट, बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बड़े मुहज्जिब शख्सियत है। फिर वो फिरदौस आशिक अमान जैसा ही कोई शख्स ढूंढ कर लाना पड़ता है और वो ले आए और उन्होंने लगा दिया। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पार्टी के अंदर पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा। यकीनन फिरदौस आशिक अमान साहिबा की अभी भी इस तकर्री के ऊपर पार्टी के अंदर एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है, इसके ऊपर कोई अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है पार्टी में। कामरान, ये ट्रैक रगड़ रहा है पीटीआई का कि जब भी कोई भी वजीर अपनी वजारत के बारे में बात करता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, 2-3 दिन में वो तब्दीली हो जाती है। जैसे कनीका ने कहा कि जब उनकी बात हुई थी फिरदौस आशिक अमान साहिबा से, उन्होंने कहा कि मैं तो तरक्की करती, हम मतलब काम करेंगे और आगे जाते रहेंगे। बहरहाल ये तब्दीली पसंद आई आपको, अच्छी है?
तब्दीली पसंद आई या नहीं आई, लेकिन इंटरटेनिंग ज़रूर है क्योंकि ज़ाहिर है कि सारे इस पर तबसरा कर रहे हैं। और जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेतुका डिसीजन है। PTI और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि किस किस्म के लोग उन्हें चाहिए। और 2-2.25 साल में हमने बड़ा वाज़े तौर पर देखा कि जो शख्स अखलाकियात से ज़रा गिरी हुई बात करे, जो ऊंची आवाज़ में बात करे, जो गालम गलोच बात करे, वो हमेशा PTI के फ्रंट फुट पर रहेगा। और जब शिबली फराज को वजारत इत्तलात का कलमदान दिया गया तो बहुत से लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि वो धीमे मिजाज के आदमी थे, उस तरह से बहुत हार्ड हिटिंग बात नहीं करते थे। लेकिन आज शिबली फराज को देखें जो वो बातें करते हैं, तो बहुत से उनके जो दोस्त भी हैं, जो बहुत उनके चाहने वाले हैं, वो भी हैरान होते हैं कि शिबली फराज साहब को क्या हो गया है। तो मेरे ख्याल में PTI के अंदर ख़ास करके वो लोग जो उनका फेस हैं, जो मीडिया को फेस करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में जो चौहान साहब के अलावा अगर वो गए हैं तो उनके लिए बेहतर चॉइस मेरे ख्याल में फिरदौस आशिक अवानी थी। वो शमशान बुखारी या नदीम अफजल चंद या कोई ऐसा शख्स जो धीमे मिजाज से और बड़ी शाइस्तगी के साथ बात करे, उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का, शायद वो एक इल्यूजन में है। उनको ये ख्याल आता है कि वो सब कुछ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, जो तब्दीली का उन्होंने नारा लगाया था, वो उस तब्दीली की तरफ गामजन है। वो कहते हैं कि मीडिया में उस चीज़ की ठीक तरीके से प्रोजेक्शन नहीं हो रही, और उसके लिए वो हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं कि इस तरीके से मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जो अच्छे वो काम कर रहे हैं वो लोगों के सामने आएँ। बात यह है कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। लोगों को अगर आप रिलीफ देंगे, सामने आ जाएंगे। मुल्क में अगर रोज़गार के मौके मुयस्सर होंगे और महंगाई का खात्मा होगा तो वो आपको रोड पे नज़र आएगा। लेकिन अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, सियासी तनाव होगा, तो आप जितनी मर्जी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो मेरे ख्याल में वो उनकी अपनी जमात के लिए जो अपनी उनकी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए तो वो बिल्कुल वो समझ रहे होंगे, ठीक होंगे। लेकिन ओवरऑल जो हमारा सियासी माहौल है, यहाँ पर एक हीलिंग टच भी चाहिए ना। गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप जरूरी नहीं है कि ईंट का जवाब आपने पत्थर से देना है। मेरे ख्याल में इस किस्म की अपॉइंटमेंट जो है वो अपोजिशन को ज्यादा फायदा देंगी बनिस्बत गवर्नमेंट को। फिर सही, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते इन सब एनालिसिस के बाद कि तब्दीली अच्छी है या बुरी है। लेकिन अगर PTI के एस्पेक्ट्स के हवाले से हम लोग बात करें तो फयाजुल हसन चौहान साहब, दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा, तब्दीली टक्कर की है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक बुरा था तो दूसरा बहुत अच्छा है। वहां से भी तुंदो तेज बयानात माजी में आते रहे हैं और फिरदौस साहिबा भी फेडरल की सीट पर बैठी रही हैं। जनरल साहब, आपका मैंने तबसरा मुकम्मल करना था। सवाल के जवाब में हम लोग बात कर रहे थे कि छोटी इंडस्ट्रीज को जो रिलीफ दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जून के बाद जितने भी छोटे सनतकार हैं, अगर वो बिजली नवंबर के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, जो कि आधी कीमत बताया जा रहा है। मतलब अगर 18 रुपए का यूनिट उन्हें मिल रहा है तो वो कुछ वज़रा के मुताबिक 9 रुपए का हो जाएगा। आपका इस पर पॉइंट क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है, और ये क्योंकि ये तब्दीली आने वाले 3 सालों के लिए है, तो ये 3 सालों की तब्दीली में हमारा जो छोटा सनतकार है वो खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत अगर हम देखें तो तरक्की कर सकेगा, मुकाबला कर पाएगा उनका? देखिए, मुकाबला तो तब किया जाए कि अगर आप एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दे दें जिसमें कि और भी इंसेंटिव्स हों। ये सिर्फ एक फैक्टर है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, वो एक ही फैक्टर है। आप देखिए कि मुल्क में अगर बड़ी महंगाई है तो आपको वेजेस बढ़ानी पड़ती है मजदूर की, वरना तो वो काम ही नहीं करेगा। और काम करना उसके लिए मुनासिब तभी होगा जब उसको इंसेंटिव मिले, ओवर टाइम्स आप उसको देंगे। तो ये जरूरी है कि अगर आपकी महंगाई मुल्क में कम होगी तो वेजेस भी बढ़ानी नहीं पड़ेगी, तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर आ गया। गैस, बिजली, इनकी कीमतें कम होंगी। इसी तरह आप जो लोन लेते हैं बैंक से, उसमें अगर शरह सूद कम होगी तो वो भी उसमें जाएगा। सो इसमें काफी सारे इंसेंटिव्स हैं जो देने की जरूरत है। लेकिन ये उस लिहाज से एक अच्छा स्टेप है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो लाजमन ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो अगर पहले ओवर टाइम नहीं लगा रही थी या राउंड द क्लॉक उनकी अगर इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, तो अब वो कोशिश करेंगे कि उस ब्रैकेट को बढ़ाया जाए जो इजाफी बिजली की ब्रैकेट है, जिसमें कि आप एक सर्टेन यूनिट्स यूज करने के बाद इजाफी बिजली की तरफ आते हैं, उसको ज्यादा तूल दिया जाए, ज्यादा उसको साइज में बढ़ाया जाए, ताकि ओवरऑल कॉस्ट जो है उस पर उसका इफेक्ट आ सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से एक अच्छा स्टेप है, इसका फायदा होगा। लेकिन ये कहना कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एक ही स्टेप आप कंपैटिबल हो जाएंगे, वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा।
ठीक है, एनबीसी ने भी जिस तरह से इन्हीं पॉइंट्स पर अपनी राय दी थी कि सिर्फ एक पार्ट को बेहतर कर देने से हम सकते हैं कि छोटा सनतकार जो है वो तरक्की करेगा। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी जाना होगा, ईज़ ऑफ प्रोडक्शन की तरफ भी जाना होगा, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को भी देखना होगा कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स इस हवाले से बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स का खाता कितना क्लियर हो रहा है और कितना क्लियर नहीं हो रहा। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि क्या सिचुएशन ऐसी है कि अब हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, जून दिन गुजर रहे हैं, मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है। कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर से हमने इजाफा देखा है और आज के हवाले से जो खबर सामने आई है, 14 अमवात बताई जा रही हैं कि 24 घंटों में 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और जो मुसद्दिका केसेस हैं, इस हवाले से बताया गया है कि नए जो केसेस हैं वो 167 रिपोर्ट हुए, 1167 मतलब 1167 ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ऐसे में हमने पहले भी बात की थी कि क्या हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिस पर यह कहा था कि अभी बहुत अर्ली है, अभी हमें सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जनरल साहब, आज भी फेडरल में फैसला लिया जाता है और 7 तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद हम देखें तालीमी इदारों की तादाद तो वो 22, 23, 25, कुछ खुलते हैं कुछ बंद होते हैं, मतलब ये 20-23 के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कर लेना चाहिए हमें ये फैसला कि कुछ सेक्टर्स या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएं हम? मेरा ख्याल है मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय ये इसी तरह अगर चेक सिस्टम आपका इफेक्टिव रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है कि इसमें लोगों का तावन भी बड़ा जरूरी है, बार बार हम कहते हैं, क्योंकि अगर आप वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं अगर वो इस्तेमाल नहीं करते, उस तरफ तवज्जो नहीं है, तो फिर आप दुनिया को बिल्कुल घरों में बंद तो नहीं कर सकते। जैसे भी बाहर निकलेंगे, आप लॉकडाउन करके भी देख लें तो लोगों ने अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए बाहर निकलना है, अगर एहतियाती तदाबीर नहीं की जा रही तो फिर भी मसला बढ़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है लोगों को खुद देखना चाहिए और हुकूमत को थोड़ी उस पर सख्ती करनी चाहिए कि फाइन वगैरह करें अगर किसी को पकड़ लेते हैं कि उसने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ। ये बड़ा जरूरी है। अगर आप लोगों से तावन नहीं हासिल कर सकेंगे तो बाकी मेरा ख्याल है सारी चीजें बेकार हैं। लॉकडाउन जो है वो स्टेज के ऊपर आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही तबाहकुन होगा, वो मेरा ख्याल है उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए फिलहाल। और यही जो सिलेक्टिव किस्म का हम लॉकडाउन करते हैं, ये बाज जगहों को हम देख के बंद करते हैं कि वहाँ SOPs फॉलो नहीं हो रहे, वो मेरा ख्याल है वो पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, आप सिलेक्टिव लॉकडाउन को सजेस्ट कर रहे हैं बजाय इसके कि हमें जुज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। नासिर चौथाई साहब, NCUC की जो लास्ट मीटिंग हुई जिसपे हमने बात भी की थी कि मास्क जो है उसे लाजमी करार दिया गया, तो ये बताइएगा हमें उस फैसले पर कोई अमल दरामद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, फिर बेहतर नहीं हुआ कि लॉकडाउन की तरफ चले जाएं हम? देखिए, ये तो पहले भी अमल नहीं हुआ था लेकिन हमने जब जून में और जुलाई में लॉकडाउन किया तो वो खासा सख्त लॉकडाउन था और उसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आए। लेकिन ज़ाहिर है मईशत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तो हमने मईशत पर जोर दिया और उस लॉकडाउन को सॉफ्ट लॉकडाउन में हमने बदला और उसके बाद का अल्ट्रा सॉफ्ट है वगैरह वगैरह इस तरह की बातें भी आई हैं। मास्क कोई नहीं पहनेगा, मास्क पहनने का कल्चर हमने बनाया नहीं, शुरू से नहीं बनाया। हमारी हुकूमत ने हमेशा कोरोना का मजाक उड़ाया, उसको बहुत हल्के अंदाज में लिया, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कहा कि इसको मसला ही नहीं है और हमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, मास्क वास्क कुछ नहीं है, आप बस एहतियात करें, लोगों से मुलाकात ना करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जब आके अंदाज़ा हुआ तो मुझे लग रहा है कि इस बार हुकूमत घबराई हुई है। इस बार हुकूमत ने घबराहट में वक्त से पहले कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसका मईशत पे असर पड़ा, बुरा असर पड़ा। और आज फिर खैर जो मीटिंग हुई है उसके बाद कुछ बेहतर होगा। इंडिया की 3 असम्बलियों ने मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। अब उसके बगैर आप निकल सकते नहीं, उस पर जुर्माना है, उस पर सज़ा है वगैरह वगैरह है। लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं? मेरे ख्याल है हम नहीं कर सकते। ये हमारे बाज़ारों की सूरत हाल आप देख लें, हमारे यहाँ शादियों का मौसम आने वाला है, आ गया है, उसकी आप देख लें क्या शॉपिंग हो रही है, किस तरह लोग बाज़ार में जा रहे हैं, मार्केट में लोग जा रहे हैं, किस तरह शॉपिंग हो रही है, क्या रश है वो देख लें। बसों में रश देख लें आप, मिनी बसों में रश देख लें आप, मतलब खबे से खबा चिल रहा है। लोगों को नहीं पता कि किसका कोरोना किसके उसमें हलक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है। और ये बुरी सूरत हाल है, इसीलिए हम 300 से 1100 पर पहुँचे हैं। हम अगस्त में और सितंबर में 300 पर आ गए थे
बहुत नीचे आ गए थे, हमने जश्न फतह भी मनाया तो फिर था, एनबीसी कैसे जज लेकिन हम करेंगे 1100 पर हैं और ये बढ़ा क्योंकि है। कुछ भी एसओपीज पर अमल दरामद ना तो आवाम कर रही है ना हुकूमत करवाने में लॉकडाउन लॉकडाउन तो मुमकिन नहीं है, लोगों को खुद ही अपनी मौत से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये अब के से जो आया है ये सख्त है, 4 या 5 रोज़ में लोग मर रहे हैं, तो लोगों को चाहिए अपना ख्याल रखें, आप SOPs पर अमल कर लें, मास्क पहन लें, क्या मसला है मास्क पहनने में, लेकिन कल्चर ये है कि अगर आप मास्क पहन के जाएंगे तो दूसरा आपका मजाक उड़ाएगा, अब तुम्हें क्या हो गया, ठीक है, मतलब आप ही कह रहे हैं कि जो है वो मसले का हल नहीं है, अवाम को खुद से एहतियात बरतनी होगी। इमरान आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा अवाम का रवैया भी आपने देख लिया, गवर्नमेंट का रवैया भी आपने देख लिया, खुदा ना खास्ता हमें क्या मजीद अमवात का ग्राफ देखना है या एहतियात करनी है, लॉकडाउन की तरफ जाएंगे ना जाएं? मेरे ख्याल में आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये पैकेज का ऐलान किया तो उन्होंने एक दफ़ा फिर बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि जो भी ज़ाहिर लोगों से अपील भी की कि वो एहतियात करें, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि हम अब मईशत को बंद नहीं करेंगे। वो पहले दिन जब हमने पहले भी मार्च में लॉकडाउन लगाया था तो उसके वो प्रिंसिपली उसके अगेंस्ट थे, वो समझते थे कि उसकी वजह से रोज़गार को और जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको बहुत नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन अगर हम चाहें भी तो ये जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक तो ये लॉकडाउन कंप्लीट होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और ये आप समझ लें जिसे कहते हैं एक न्यू नॉर्मल है। आपको नहीं पता कि ये कोरोना का मामला कब तक चलेगा, तो पूरी दुनिया में अब ये डिबेट हो रही है। इवन अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस हर रोज़ तकरीबन 80-90 हज़ार नए केसेस सामने आ रहे हैं, और वहाँ पर भी अगर आप देखें तो सदर ट्रंप इस बात पर बज़िद हैं कि वो जो अमेरिका की मईशत है उसको बंद नहीं कर सकते। जो बाइडन के साथ उनका एक बहुत बड़ा ये इख्तिलाफ है। तो मेरे ख्याल में हमें ये जो न्यू नॉर्मल है इसके साथ रहना पड़ेगा। आप मईशत को उस तरीके से बंद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी हैं या कुछ सेक्टर्स हैं शायद अगर ये केसेस मज़ीद बढ़ते हैं तो उनको बंद किया जा सकता है। मसलन आपने भी जिक्र किया कि स्कूल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये केसेस अगर सामने आ रहे हैं, और मेरे अपने भी जो इत्तला है कई इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों में भी और टीचर्स में भी कोरोना के केसेस पॉजिटिव आए हैं। शायद ये वो एरिया है जहां पर हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए स्कूल्स को बंद करना पड़े, या फिर जो शादी हॉल्स हैं इस तरह की गैदरिंग है उसके ऊपर आपको एहतियाती तदबीर के साथ साथ हो सकता है उसको भी कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़े। लेकिन जो कंप्लीट लॉकडाउन जो हमने मार्च अप्रैल में कुछ हफ्तों के लिए देखा, तो वो ना ही ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ना ही मेरे ख्याल में लोगों कारोबारी तबका जो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये सिलेक्टिव किस्म का लॉकडाउन, और लोगों को तंबीह की जा सकती है, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो खुद एहतियात करें ताकि इससे बचा जा सके। अनीका, देखिए, एक तो पहले हमने पहले ही सारी के सारे सेक्टर्स बंद नहीं किए थे, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया था, तो अब कम बैक हो रहा है अगर कोरोना वायरस का, तो ना तो गवर्नमेंट करेगी और ना ही माशाल्लाह से हमारी आवाम जो है उसके ऊपर अमल दरामद करेगी अगर गवर्नमेंट ने कर भी दिया। पहले तो इस्लामाबाद के अंदर एक बात ये हुई थी कि जी अगर किसी ने मास्क ना पहना हुआ तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। आपने जरा आप कोई गिरफ्तारी सुनी? मैंने तो नहीं सुनी एटलीस्ट। तो इसलिए पहले जो डायरेक्टिव्स दिए हैं उनके ऊपर अमल दरामद तो करा ले, हैवी जुर्माने करें ताकि कोई शख्स भी अगर मास्क भूल आए घर पे तो उसको भूलना याद आ जाए और साथ ही नानी भी याद आ जाए। तो इसलिए मास्क को जो है मैंडेटरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्क का पहनना कोरोना वायरस को एक दूसरे से मुंतकिल होने के हवाले से एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। फिर हम थोड़ी देर पहले नदीम अफजल चंद साहब की बात कर रहे थे। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था मुख्तारिया घर बाओ, तो सारे घर बह जाएं तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। सब लोगों को चाहिए अननेसेसरी मूवमेंट्स, अननेसेसरी गोइंग आउट, अननेसेसरी मीटिंग्स, अननेसेसरी क्राउडेड एरियाज, इन तमाम चीजों को अवॉइड किया जाए। पहले तो हमारे वजीर आजम साहब भी मास्क नहीं पहना करते थे, लेकिन अभी मैं हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान गई थी, जरियाब आप भी उधर थी, वहां गिलगित बल्तिस्तान का लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया गया, तो वजीर आजम साहब ने भी मास्क पहना हुआ था। ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारे लीडरान भी सारे के सारे बशमूल वजीर आजम साहब अब मास्क पहनने लग गए हैं। लेकिन अब आवाम को कौन समझाए कि मास्क पहनना है? तो इसलिए 4 किताबा उत्तो लतियां नाले लथा डंडा, 4 किताबा कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा, यहाँ भी फिट आता है। यानी सारी पाकिस्तानी आवाम के लिए रूल्स लगा के जुर्माने या पॉइंट ऑफ डेटरेंस जो है वो बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम मानने वाले नहीं है। इतनी शराफत से हम सुनते नहीं है किसी बात को। बुखारी साहब, वाकई बेहतर रहेगा कि हम लॉकडाउन ना लगाएं? देखिए, मैं आपको याद होगा जो पहली वेव थी उसमें सबसे स्टॉन्च सपोर्टर था लॉकडाउन का, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह के लॉकडाउन लगाए उसमें किसी भी तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी पुअर सी थी।
और ये कोई मौजज़ा ही है कि हम पहली वेव में हमारे वो डैमेजेस नहीं हुए। दूसरी बात, चूँकि वक्त बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बड़े अच्छे लॉकडाउन हुए यूरोप में और अमेरिका में, लेकिन वहाँ पे रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ पे ये वायरस ज़्यादा डेडली साबित हुआ उन तमाम तर टाइट लॉकडाउन के बावजूद, और उसके बाद उन्होंने जो इकनॉमिक सफरिंग है उनकी वो बहुत खौफनाक रही वहाँ पे। तो अभी मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि बिल्कुल सही फरमाया सब दोस्तों ने, ये हम कौम ही डंडे की हैं बुनियादी तौर पे। पिछली दफ़े भी हमने सोचा था वेव 1 में कि डंडे का इस्तेमाल कुछ जगहों पे किया जाएगा, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। लेकिन कुछ डॉक्टर से आज जब मेरी बात हुई, वो फोर्सी कर रहे हैं कि सेकंड वेव चूँकि विंटर में आ रही है और इसमें हमारी खसूसी तौर पे जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए बड़ी लीदर हो सकती है। तो मेरे ख्याल में भी यही बात है कि कुछ सेक्टर्स जैसे स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पे बच्चे छोटे पढ़ते हैं, वहाँ पे इस तरह का होता है, वहाँ बंद कर दिया जाए, वरना SOPs को इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके लिए अगर आपको लेजिस्लेशन भी करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए, चूँकि ये अफराद का मामला है, ये ज़िंदगी का मामला है। इस पे लॉकडाउन तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके लिए हमें सीरियस होके लेजिस्लेशन, हर प्रोविंशियल असेंबली को लेजिस्लेशन करनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सिलेक्टिव लॉकडाउन और भारी जुर्माने, ये अब तक की तजवीज़ है, बजाय इसके कि हम लोग मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन पर जाएं, क्योंकि मईशत इस चीज़ का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पैसे पहले हम देख रहे हैं कि इकॉनमी का इस वक्त सिचुएशन क्या है, अल्लाह अल्लाह करके इकॉनमी जो है वो मामूल पर चलना शुरू हो गई है। नेक्स्ट सेगमेंट के लिए मेरे पास वक्त मुख्तसर है, पहले ही कह रही हूँ कि 30 सेकंड में मुझे आपका जवाब चाहिए होगा। अयाज सादिक साहब का यहाँ पर बयान मैं कोट कर रही हूँ, जो वो कह रहे हैं कि जो बात की इस हुकूमत से मुताल्लिक की और ठीक की, इसलिए इतना ना उकसाया जाए कि कोई ऐसी बात हो जाए। मुझे अब मजीद वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बयान है जो उन्होंने कौमी असम्बली में दिया था। नासिबी चुक्ता से बताएगा अयाज सादिक साहब, अगर ये रवैया अपना रहे हैं अपने दिए गए बयान की वजह से, वो दुरुस्त कर रहे हैं? क्विकली प्लीज। नहीं, मेरा ख्याल है अयाज सादिक ने भी वजाहत कर दी और फवाद चौधरी में वजाहत कर दी अपने बयानात की। दोनों को मिलाकर देखें अगर आप, तो दोनों ने गलत किया होगा। और अयाज ने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फवाद ने कहा है कि अयाज ने सिर्फ मखदूम शाह महमूद को कहा था और ये ऐसा होता रहता है। तो ये भी होता रहता है, तो इतना झगड़ा किस बात का? इस इशू को इतना बढ़ाने का मतलब ये है कि आप इसकी परतें और खोल रहे हैं, आप माजी में जा रहे हैं, आप माजी के वाक़यात को कोट कर रहे हैं, आप माजी की तस्वीरें छाप रहे हैं। ये गलत है, मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। जनरल साहब, ये अमल जो बात जाए वहाँ बंद कर दी जाए। सादिक साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है उनका एटीट्यूड? मेरा ख्याल है कि बेहिसी वाली बात है। जो भी कोई शख्स गलत बात करे उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। हमारा बड़ी जागसाई हुई उनके इस कहने पे, और फिर ऊपर से वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं मजीद भी बातें करूंगा। मेरा ख्याल सोचना चाहिए कि ऐसे हजरात को आप अपनी इन कैमरा मीटिंग में आपको बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आप अंदर ऐसी करते हैं जो बाहर करने की नहीं होती। और ये कोई सियासत नहीं है कि जब आप मतलब आप कहने के बेहिसी दिखा रहे हैं वो कौमी सलामती के मामलात पे। कामरान क्विकली प्लीज। मेरे ख्याल में वो उनका अपना एक मौक़िफ़, अगर वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, तो ज़ाहिर है कि हम ज़बरदस्ती या हुकूमत ज़बरदस्ती तो उनसे कुछ नहीं कहलवा सकती। बहरहाल गवर्नमेंट के पास अगर कोई उससे बेहतर ऑप्शन है तो वो बेशक वो एक्सरसाइज करें। बहरहाल इस तरह की बातें हीट ऑफ द मोमेंट होती हैं, नहीं होनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहती है तो बेशक करे, अगर वो अपने बयान से नहीं हटना चाहते तो। बुखारी साहब जी, मेरा ख्याल है कि जब क्लैरिफिकेशन आ गई हुकूमती वज़रा की तरफ से भी कि उन्होंने शाह महमूद का नाम लिया था, लेकिन उसका बैकलैश जो लाहौर में हमने देखा, मीर सादिक और मीर जाफ़र और पता नहीं क्या क्या, और यहाँ तक कि उनकी फैमिली के बारे में एक प्रोपेगेंडा किया गया, तो दोनों तरफ से एक जैसी ही जो है वो गैर लचकदार रवैये का मुजाहरा किया जा रहा है। वो जो भी लगा रहा है वो बैनर्स, उनको भी रुक जाना चाहिए और अयाज सादिक साहब को भी बच करना चाहिए अपने पॉइंट। ठीक है अनीका साहिबा। मेरे नजर में अयाज सादिक साहब मजीद दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और अपने आप को निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं।
बड़े ज़र्फ की निशानी ये होती है कि अपनी गलती को फौरन कबूल करके उस पर माजरत कर ली जाए, और अगर वो बड़ी गलती मुल्क के मामलात की हो तो फिर तो फौरी तौर पर माजरत कर लेनी बिल्कुल, चाहिए। अगर मुल्क और कौमी सलामती का मामला हो तो इस किस्म के बयानात पर माजरत कर लेनी चाहिए। इस तरह की माजरत से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बड़ा है तो पाकिस्तान है क्योंकि हम उसके शहरी हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।